संस्थाए इंडिया न्यूज तथा भारत विकास परिषद साथ मળી મહિલાઓના સન્માન અર્થે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। આ એવો કાર્યક્રમ કે જેમાં તમામ ઉંમરની મહિલાઓનું સન્માન થયું। નાની બાળકી એટલે કે 14 વર્ષની દીકરીએ જો કોઈ સારું કામ કર્યું હોય તો એનાથી લઈ 70 વર્ષના વૃદ્ધ મહિલા સુધીની મહિલાઓનું સન્માન કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમની અંદર તમામ સુરતની એ મહિલાઓ અને એ દીકરીઓ જેમણે ભારતનું, ગુજરાતનું અને સુરતનું નામ રોશન કર્યું હોય એમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। માર્ચ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે વિશ્વભરમાં સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ મહિલાઓની જો વાત કરીએ તો તેમના માટે માત્ર એક દિવસ શું કાફી હોય છે? અને એટલા જ માટે અને સંસ્થાએ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ તથા ભારત વિકાસ પરિષદ સાથે મળીને મહિલાઓના સન્માન અર્થે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। मेरी ये प्यारी बच्चियों को प्रश्न होगा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए क्यों? तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट दिस प्रोग्राम। हमारी संस्था के बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी, ना ही भारत विकास परिषद सूरत मेन के बारे में, क्योंकि वो लास्ट में आप सुनेंगे, वो मुझे पता है। अभी मुझे आपको जो बताना है कि आज का प्रोग्राम हमारा क्या है। तो आज हमने 7 चरण में ये प्रोग्राम किया हुआ है। पहला प्रोग्राम था हमारा श्रमजीवी महिलाओं का सम्मान। हम स्त्री है, स्त्री शक्ति है, शक्ति का मतलब भी स्त्री है। मुझे क्विज बहुत पूछनी थी, पर मेरे ख्याल से मैं टाइम के अनुसार अभी आगे बढ़ रही हूँ बहुत ही फास्ट, कि स्त्री का नाम ही शक्ति है, शक्ति का मतलब ही स्त्री है। तो हम स्त्री शक्ति की जब बात करते हैं तो सब भूमिकाओं में जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हम आपको वो सब भूमिका दिखाने वाले हैं। जैसे हमारी पहला चरण था श्रमजीवी महिलाएं, जो रास्ते पे फुटपाथ पे आपको महिला दिखती रहती है, वो महिलाएं भी उतनी ही हकदार है, क्योंकि वो भी सर्जन कर सकती है। जैसे दक्षेश भाई ने कहा ना, वो सर्जन करती है, रास्ते पे करती है। हमने रास्ते पे भी डिलीवरी करवाई है, और वो सर्जन करते करते उठ के वापस तुरंत काम करने लगती है। वो अपना काम पे भी जाती है, मजूरी भी करती है, और साथ में अपने बच्चों को संभालना, परिवार को गर्मा गर्म रोटी खिलाना, ये काम वो करती है। हम बहुत साल से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे। आखिर में ये साल हमने उनका सम्मान कर ही दिया। तो थैंक यू धर्मिष्ठा टीचर एंड रंजन बेन पटेल फ्रॉम भारत विकास परिषद सूरत में एंड माय अनीस युवा टीम के हम सब ने मिलकर ऐसी महिलाओं को इतनी अच्छी तरह से वो ऐसे पहनाया जैसे उनको लगे कि मैं भी ब्यूटी क्वीन हूँ, मैं मिस वर्ल्ड हूँ। तो वो ऐसे वुमेन्स डे का पहनाया आपको जरूर दिखाएंगे। तो आप ध्यान रखना बेटा कि जहां भी जाओ महिला हर कोई रूप में है, वो उसकी भूमिका में जो विश्वसनीय रूप से काम कर रही है वो सम्मान के पात्र है, और उनका सम्मान हर रूप में करना चाहिए। दूसरा हमने ये किया कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बच्चियों ने हमें गर्व दिलाया है। ऐसी 7 बेटियां हमारे साथ हैं। हमारे सूरत शहर की बेटियों का हम सम्मान करेंगे, जो मध्यम वर्ग से है, कहीं तो एकदम से अति मध्यम वर्ग से भी है। ऐसी बेटियों ने जो सिद्धि की है आप उनको यहाँ देखेंगे, जिसमें एक तो अवनी झांझुकिया है, अनवी झांझुकिया है, ध्रुवी जसानी, अदिति एंड अनुजा सिस्टर्स है, लता पटेल है, भाविका है, हमारी भाविका महेश्वरी मैत्री पटेल है। ये सब बेटियां जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है, उन बेटियों का भी हम सम्मान करेंगे। तीसरे चरण में हमारे पास 2 सशक्त वक्ता है। आज वो महिला ऐसी है जो आपको बताएगी कि महिला क्या क्या कर सकती है। એક એવો કાર્યક્રમ કે જેમાં તમામ ઉંમરની મહિલાઓનું સન્માન થયું। નાની બાળકી એટલે કે 14 વર્ષની દીકરીએ કોઈ સારા કામ કર્યા હોય તેનાથી લઈને 70 વર્ષના વૃદ્ધ મહિલા સુધીનું સન્માનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। मैं हर्षा सोलंकी आपको बताती हूँ, मैं 50-60 साल के दशक की नारी हूँ। चलिए आइए, उस जमाने में हम महिलाओं की स्थिति क्या थी वो आपको मैं बताती हूँ। उस जमाने में हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। कैरियर बनाना वो तो हमारे नसीब में नहीं था, वो तो हम सपने में ही देख सकते थे। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग उस जमाने में बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे ज्यादा पढ़ाई करने के लिए। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो जो तय करते थे उन्हीं की बात माननी पड़ती थी। अरे जो कोई भी सहेली हमारी अगर पढ़ाई ज्यादा करने जाती थी तो हम
सबका मजाक बन जाती थी। हम बोलते थे, अरे पढ़ाई लिख के क्या करेगी, आखिर करना तो शादी है और शादी करके चूल्हा चौका ही तो करना है ना। चूल्हा चौका करेगी, ससुराल में जाएगी, बच्चों को पालेगी और घर के सारे रिश्ते निभाएगी, फिर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो। आखिर घर संभालना सीखो, वरना ससुराल में सबके ताने सुनोगी और माँ बाप के घर की इज्जत चली जाएगी, वो अलग। इसलिए पढ़ाई करना छोड़ दो तुम भी। हाँ, और हम ऐसे उसका मजाक बनाते थे। और तो और हमें अपना जीवन साथी चुनने की भी आजादी नहीं थी। उसको चुनने की तो क्या, उसे देखने तक की आजादी नहीं थी। माँ बाप जो बोलते थे उसी के साथ हमारी शादी हो जाती थी। माँ बाप और वडील जो थे वो जो बोलते थे हम बिल्कुल शर्म और हया से निभाते थे। हमें उनको उनके सामने आंख उठाकर बात करने की तो क्या, अपने मन की बात रखने की भी सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल बोलती बनती थी, लगता था हिमालय पे हम चढ़ रहे हैं, ऐसी हमारी सोच थी। और उस जमाने की ऐसी ही व्यवस्था थी। हम लोग सब हया से उनका आदर सम्मान करते थे, हालांकि हम उन्हीं की खुशी में खुश थे, ये बात आप समझ लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी को भी देखा होगा। आप पिछले इतिहास को देखिए, उस जमाने के दौर और आज कितना फर्क है। आज समाज में बहुत परिवर्तन आया हुआ है। चलो तो आज मैं 70 के दायका की सैर कराती हूँ। वो भी क्या जमाना था, वो भी क्या जमाना था, बिल्कुल अलग। आज का जमाना है ना, उनसे बिल्कुल अलग था हमारा जमाना। उस दायके में आप जब पढ़ रही है ना, उस उम्र में तो हमारी शादी हो जाती थी। देखो फिर क्या होता था, कम उम्र और ससुराल का माहौल वो भी नया। मगर माँ ने जो बात की थी ना कि ससुराल में जाके ये मत करना, छोटे हैं ना तब से बोलने लगते हैं, ससुराल में जाके ये मत करना, ये मत पहनना, बड़ों का आदर करना, बच्चों को प्यार देना, खुद सब काम निपटाना, ये सब बातें तभी मुझे याद आई और मैं उसके साथ ढलती गई। उस जमाने में जो होता था वही हमारे साथ होने लगा, क्योंकि वहाँ तब तो पढ़ने की तो बात ही नहीं होती। पढ़ने जाते सीधा स्कूल से घर, कोई एक्टिविटी करने की तो बात सोचनी ही मत। घर के बाहर जाके काम करना वो तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा कि उससे घर जाती। पहले आंगन साफ करो, फिर पौधे में पानी डालो। जो घर में बूढ़े लोग हैं वो भी जल्दी उठ जाते, उनके लिए चाय बनाओ, फिर पूरे घर के लिए नाश्ता बनाओ। मगर हम अपना शौक भी पूरा करते थे। कैसे पता है, जब हम आंगन साफ करते थे ना तो हमारा भक्ति भाव भजन गाते थे और बाद में हम रंगोली बनाते थे। ये सब हमारे संस्कार में हम बच्चों को भी देने वाले हैं, ऐसे सोच के हम वहाँ पे वो भी करते ही रहते थे। और बाद में क्या, हम अपने परिवार के लिए सब जीते थे। कपड़ा बर्तन करना पड़ा ऐसा तो सोचते ही नहीं, वो हमारा ही काम है। ऐसा करके हम ये लोग सब करते रहते थे। और देखो बच्चियों, तभी कोई डिप्रेशन में जाता ही नहीं। क्यों पता है, सब परिवार वाले साथ रहते थे। तब भी ध्यान नहीं देती और घर परिवार तोड़ देती है। मेरे कलीग्स भी मुझे यही कहते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई करके अपना करियर बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है, तो तुम अपने करियर को परिवार के लिए छोड़ दोगी? तुम अपने बारे में सोचो। सभी मुझे यही बात करते हैं। मेरा अनुभव मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम केतकी है और मैं लोगों के मकान बनाने की रचना करती हूँ और ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मकान को घर कैसे बनाते हैं इसका अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 10वीं की क्लास में थी तब हमारे इंग्लिश के टीचर ने हमें एक प्रश्न पूछा, आप सबके हिसाब से
जीवन का अर्थ किया है और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तब मैंने जाके ये सोचा कि जीवन में खुशी रहना है और परिवार में साथ ही रहना वो मेरी खुशी है। और मुझे मेरे काम में भी बहुत ही रुचि थी और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। तब मुझे जाके ये जवाब मिला कि मेरे काम और परिवार दोनों के बीच में मुझे तालमेल बिठा के रखना है। ना मैं पुराने सोच की थी और ना ही मैं घर पे बैठने वालों में से थी। तब मैंने आजाद होकर मेरे काम के लिए किसी की भी नहीं सुनी। और जब मेरी शादी हुई तब मैंने मेरे काम और मेरे परिवार दोनों के बीच में मैंने अपना बैलेंस किया। गुड मॉर्निंग। चलो आज मैं अपनी खुद की कहानी सुनाती हूँ। मैं डॉक्टर आभा। मैं जब बहुत छोटी थी ना तब अपने पापा के साथ बाहर जाती थी। वो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे चले जाते थे, रात को 2 बजे जाते थे। कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता था उसके साथ जाने के लिए। वो बहुत सेवा का काम करते थे। तभी मैंने ये ठान लिया था कि मैं भी है ना बड़ी होके उसकी तरह लोगों की सेवा करूँगी। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ठीक थी तो डॉक्टर बन गई। ये सोचा कि डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करूँगी। एक बात हमेशा याद रखना, एक सीक्रेट बात है कि जब हम अपनी रुचि के हिसाब से कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। मिलता है? मिलता है? है ना? आनंद होता है, हमको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है काम करने की। मैं डॉक्टर तो बन गई। मेरे पेशेंट जब आते थे और मुझे मिलते थे और वो जब पेन के साथ आते और हंसते हंसते दोबारा फॉलोअप के लिए आते थे तो मुझे बहुत सुकून देता था। मैं रात को सो भी पाती थी आराम से। लेकिन हम एक स्त्री है, एक लड़कियां है, क्या हमारी जिंदगी यहाँ पे खत्म होती है? अब क्या होगा आगे? सोचो। यस, मैं भी लड़की हूँ भाई। डॉक्टर बन गई, क्लिनिक खोल लिया। समाज वालों ने किसको परेशान करना शुरू किया? मम्मी पापा को प्रेशर डालना शुरू किया। भाई लड़की डॉक्टर हो गई तो क्या हुआ, शादी नहीं करनी है उसकी? और शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया। लड़के भी देखे मैंने, लड़के वाले भी आए। उसको पता चला जैसे कि भाई लड़की डॉक्टर है तो भागते भागते आ गए। लेकिन उसकी एक शर्त थी। क्या शर्त होगी? शादी के बाद लड़की काम तो नहीं करेगी। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आप भी बताओ, इस उम्र में मेरा मन नहीं चाहेगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं बाहर घूमूं। मेरे आजकल कॉलेज में क्या होता है आपको पता है? लड़का और लड़की हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, बातें करते हैं, लेक्चर्स बंक मारते हैं और ऐसे पेड़ों पे घंटों बैठ के गप्पे मारते हैं। हॉस्टल के सामने लड़के लोग मस्त तैयार होके अपने बाइक पे स्टाइल मारते हैं। उनको देख के लड़कियां भी ब्लश मारती है और कोई भी लड़का प्रपोज करे तो तुरंत हाँ बोल देती है। उनको लगता है उनका ड्रीम बॉय मिल गया उनको। उसके बाद क्या? वही सब घूमना घुमाना, चैट करना, रात भर बातें करना, लेक्चर्स बंक मारना और क्या। पर आपको पता है बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोलने पे क्या होता है? लोगों को पछतावा और बाद में रोना पड़ता है। ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया। विराट ने मुझे प्रपोज किया था और मुझे भी वो बहुत पसंद था। पर उसको हाँ बोलने से पहले मैंने सोचा कि मेरी एक फैमिली है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने उससे समय मांगा और मैं घर जाने के बाद मैंने खुद से बातचीत की। उस बातचीत में मैंने सोचा कि जो समय मुझे मेरी पढ़ाई को देना है, अगर मैंने विराट को हाँ बोला तो मुझे मेरा समय को डिवाइड करना पड़ेगा, आधा आधा। आधा विराट के लिए और आधा मेरे करियर बनाने के लिए। बट ये टाइम क्या है मेरा? करियर बनाने का। तो मैंने सोचा मैं विराट को दोस्त बनाती हूँ और अपना करियर पे फोकस करती हूँ। દરેક કાર્યક્રમની એક વિશેષતા હોય છે અને આ કાર્યક્રમની વિશેષતામાં બે મુખ્ય મહેમાન હતા। એમાંથી એક મહેમાન જેને વેદશાસ્ત્રનો ખૂબ જ જ્ઞાન હતું અને જેને વિશ્વભરમાં ભારતની સંસ્કૃતિને પ્રખ્યાત કરવા માટે અનેક કાર્યક્રમો રચ્યા છે, જેનું નામ ડોક્ટર દિવ્યા શર્મા અને બીજા એટલે કે સુરતના પહેલા મહિલા આર્મી ઓફિસર જેની જામવાસ ભાષાથી
હાજર તમામ લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત થઈ ગયા હતા. આજે આ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે અનીસ અપ્રમૃત્યુ નિવારણ સહાય फाउंडर डॉक्टर गीताबेन श्रॉफ, भारत विकास परिषद सूरत में वनिता विश्राम वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोवोस्ट डॉक्टर दक्षेश भाई, इंडिया न्यूज़ गुजरात जिगर भाई, and the best audience, the Shakti, the Nari of Vanita Vishram College. गुजरात की सबसे प्रथम महिला यूनिवर्सिटी वनिता विश्राम में दे रही हूँ. आपके सामने है सूरत की प्रथम महिला ऑफिसर कैप्टन मीरा सिद्धार्थ. सो यस, ये एग्जाम्पल देना क्यों इम्पोर्टेंट है? मैंने आपको बताया जो भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगी सब फैक्ट्स बताऊंगी. सो हियर आई एम. ये एग्जाम्पल देना कि मैंने दो चीजें इसमें बताना बहुत आवश्यक है. गुजराती महिला, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई इज इट इम्पोर्टेंट? जब भी हम गुजरात का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? यस, बिजनेस. बिजनेस, परफेक्ट. उससे थोड़ा आगे जाए जॉब आता है. कभी किसी ने आर्म फोर्स, खाना, गीता बहन बता रहे खाना, सूरत નું જમણ ને કાશી નું મરણ, તો ભોજન વગર તો આપણે વિચારી જ ના શકીએ. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. સો दैट इज सूरत फॉर अस. आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नहीं आता है. और ऐसे एनवायरनमेंट से एक गुजराती, उसमें भी महिला. अगेन हमने अभी सभी हमारे आगे जो वक्ताओं हैं उनसे सुना, महिला, उनको एक दायरे में बांध दिया जाता है. अब दायरे की जहाँ बात आई है, सो अगेन एक मुझे अपनी हिस्ट्री की बात याद आई, इसलिए मैं फटाफट बताना चाहती हूँ वो चीज़. मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अर्धनारेश्वर इज नॉट मेल एंड फीमेल बट स्त्री तत्व और पुरुष तत्व. तो ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट है? हमने अपने जो काम है ना वो जेंडराइज कर दिए हैं. जॉब मेल करेगा, खाना फीमेल बनाएगी, ये करेगी. वी हैव डन दिस. इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? तो आपको अगर मैं बोलूं जो स्त्री बहुत ही अच्छा भोजन बनाती है, हम उसको क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा. सी, सबने तुरंत बोल दिया अन्नपूर्णा. एब्सोल्युटली राइट. क्या बता सकते हैं जो पुरुष सबसे अच्छा खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेफ. ओह, दैट इज सो मच वेस्टर्नाइज्ड यार. बट आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं अपनी संस्कृति की बात कर रही हूँ. जब भी हम अपने हिस्ट्री में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन ऐसा हिस्ट्री का हमारा एक कैरेक्टर था जिसको भोजन अति प्रिय था? भीम. एब्सोल्युटली राइट. क्या आपने एक नाम सुना है, नल दमयंती? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस वॉइस. नल दमयंती जो है हमारे हिस्ट्री की द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल. और आपको जान के ये बहुत ही अच्छा लगेगा, नल जो थे वो राजा थे महान. उनको ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट शेफ आज के वर्ड्स में. इसीलिए जो पुरुष सबसे अच्छा निपुण होता है खाना बनाने में, उसको नलपाक कहा जाता है. राइट? अमेजिंग. सो अगर ऐसा ही होता कि ये जॉब इसका है, वो जॉब उसका है, तो क्या कभी ये हो सकता था? नो. इट इज तत्व. एंड अगर मैं आज की टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो दिस इज अ लाइफ सेविंग स्किल. हम सबको आना आवश्यक है. राइट? सो यस, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स. तो गुजराती की बात आई और महिला की बात आई थी कि हमने काम बांट रखे. तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आर्म फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे फोर फादर्स, परिवार में दूर दूर तक, फ्रेंड्स में दूर दूर तक, सूरत में कोई नहीं. एंड एक छोटी सी बच्ची ने तय कर लिया, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी. ये सिर्फ सोचना, टू ड्रीम बिग इज वन थिंग, बट उसको अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट है. एंड आई जस्ट टेल यू व्हाई.
आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको जिस प्रक्रिया से पास होना पड़ता है वो किसी आग से कम नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। हम अपने देश, हम इस एसी चैम्बर में बढ़िया तरीके से बैठे हैं आराम से। वाई? बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि कोई है वहाँ पे जो कोई सिक्योरिंग अस। वो एक बात है कि कभी बंदूक की गोली अपने आप पे आ जाए, मुझे पता नहीं है मैं वापस घर भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये मुझे नहीं पता है, वो तो बात की बात है। वो बंदूक की गोली आपको मारे उससे पहले जिस एनवायरनमेंट में एक आर्मी ऑफिसर, एक जवान काम करता है, उसमें भी उसके प्राण जाते हैं। मैंने काम किया है +50 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस। हम अपने जब जूते उतारते थे चमड़ी बाहर आ जाती थी, साथ में हाथ कट जाते थे लोगों के, मृत्यु हो जाती थी लोगों की। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। मैं कभी आर्मी को प्रोफेशन नहीं कहती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज से इट इज नॉट अ प्रोफेशन बट वे ऑफ लाइफ। ये हमें जीवन को जीने का तरीका सिखाती है। सो जब आपको ये पूरा काम करना है तो आपकी प्रक्रिया सिलेक्शन की भी उतनी स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट होनी चाहिए। तो जब आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम्स जो होती है, मैं हमेशा ये प्रक्रिया मेरे यूथ को जरूर बताती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि अगर मुझे वो आज मैं ये मेडल्स पहनती हूँ, जब मुझे अगर ये मेडल्स पहनने तो मुझे कहाँ से आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये हमेशा प्रोसेस बताती हूँ। सो सीडीएस कहते हैं उसे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स कहते हैं, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है आईपीएस आईएएस के लिए। वो एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ती है। जब मैंने अपियर किया था लगभग 4-4.5 लाख एप्लीकेशंस थी उस टाइम पे। महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पूरे इंडिया में से। उसके बाद आपका 5 दिन का सघन इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें आप 3 चीजों में परखे जाते हो, मन, वचन और कर्म। मन, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो, आप सबसे कठिन परिस्थिति में काम करते हो। मेरी पहली पोस्टिंग में 23 इयर्स की थी, फ्रेश आउट फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएशन, और मेरी पहली पोस्टिंग आई राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे। आई वॉज द ओनली वुमेन ऑफिसर कमांडिंग 350 men। साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा। सो मन, वो जांचा जाता है। वचन, हाउ कैन यू कमांड। मैं अभी वापस इस बात पे बता रही हूँ कि जो मेरे 350 जब जवान थे, उनकी एज थी 19 साल से लेके 55 इयर्स तक की। कैन यू इमेजिन दी एज? उनमें से कितने लोगों की मेरे मुझसे बड़ी बेटियां हो गई। आई वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। कमांड, वचन, क्या कैन यू लीड एज अ लीडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मन, वचन और कर्म। नाउ हियर कम्स दी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, जहां आर्मी आपके मेंटल एस्पेक्ट को भी टेस्ट करता है। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब अष्टवर्षीय चतुर्वेदी 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों के ज्ञाता हुए थे, तो वो कालाड़ी से होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उनको उनके गुरु गोविंद भागवत पादाचार्य मिले थे। और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें समस्त भारत में जो है 4 बार यात्रा की, और इसलिए उनको शंकर दिग्विजय बोला गया। यानी वो शक्ति जो जिस भी दिशा में जाती थी वहां पर केवल विजय ही प्राप्त करती थी। ऐसे थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य। लेकिन उन्हीं के एक सहपाठी यानी कि कुमारिल भट्ट जो थे, उन्होंने एक बार बौद्ध समुदाय को ज्वाइन कर लिया था, ये जानने के लिए कि आखिर बौद्ध क्या कर रहे हैं और क्यों उनके जो हैं लोग अनुयायी बनते जा रहे हैं। और अंत में, जीवन के अंत में, उनको ये आभास हुआ कि नहीं, मैंने बौद्ध समुदाय को ज्वाइन करके बहुत गलत किया, और इसलिए उन्होंने अपने आप को आग को समर्पित कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। ऐसी स्थिति में जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य परेश मंत्र से उनकी अग्नि को बुझाने गए, तो वहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य मंदन मिश्र ने कहा कि मेरा एक प्रिय शिष्य है जिसका नाम मंदन मिश्र है,
जो कर्मकांडी है, जो ऐसा मानता है कि कर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से प्राप्त होती है, ऐसा मैं जान चुका हूं। तुम महिषी जाओ और वहां जाकर मंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करो, और जब वो वहां जाते हैं तो मंदन मिश्र जो ब्रह्मा स्वरूप होते हैं और उभय भारती जो सरस्वती स्वरूप होती हैं उनसे शास्त्रार्थ होता है। और जब मंदन मिश्र को शंकराचार्य हरा देते हैं तो उसके बाद उनकी पत्नी उभय भारती खड़ी होती है और कहती हैं तुमने तो केवल आधे अंग को हराया है, अभी आधा अंग तो बाकी है, तुम्हें मुझे हराना होगा यदि तुम चाहते हो कि मेरे पति जो हैं वो संन्यास दीक्षा में आ जाए। और उसके बाद उभय भारती के साथ 18 दिन का जो है संवाद चलता है, और वो एक लंबी बात है। तो वहां पर जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य सरस्वती स्वरूप को भी परास्त करके शंकर दिग्विजय बन जाते हैं, जिनको आज तक किसी ने परास्त नहीं किया। तो ये छोटा सा था। अब हम आते हैं कि आज के प्रोग्राम के ऊपर के बारे में। वुमेन्स डे, एनिमल्स डे, वाइल्ड लाइफ डे, ये जो डेज का कॉन्सेप्ट है बहुत सुंदर है, क्योंकि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन ये डेज का कॉन्सेप्ट उस समाज से आता है, उस संस्कृति से आता है, उन देशों से आता है जहां भिन्नता है, जहां पर पशुओं को कम समझा गया, जहां औरतों को या स्त्रियों को या नारियों को कम आंका गया, जहां प्रकृति को पुरुष के अधीन माना गया। वहां पर जब ये देखा गया कि समाज में असमानता पैदा हो रही है, तो ये डेज का कॉन्सेप्ट इजाद किया गया। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट की कोई अवधारणा नहीं थी। हमारे यहाँ स्त्री जो थी वो शक्ति स्वरूप थी स्वयं। हमारे यहाँ पशु जो थे वो परब्रह्म स्वरूप थे। हमारे यहाँ प्रकृति जो थी वो अम्बा थी। तो इसीलिए हमारे यहाँ कभी किसी डे का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। हमने स्त्री तत्व को सदा सेलिब्रेट किया है, हमने स्त्री तत्व की सदा पूजा करी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो गौ माता के रूप में हो, वो धरती माता के रूप में हो, वो राष्ट्र माता के रूप में हो, वो नारी रूप में हो, वो श्वान माता के रूप में हो, या फिर छोटा सा कीड़ा भ्रामरी माता जो आदि शक्ति का ही एक रूप है उस रूप में हो। जहां भी स्त्री तत्व मिलता है हम उसे नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने। हमें ये जानना पड़ेगा कि जो परम तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए अपने को दो भागों में विभाजित करता है। एक शिव तत्व होता है और एक आदि शक्ति तत्व होता है। और ये तत्व जो है पुरुषों में भी है, केवल पुरुषों में शिव तत्व ज्यादा है, और ये स्त्रियों में भी है, केवल वहां आदि शक्ति तत्व ज्यादा है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमने सक्सेस को मैस्कुलिन मान लिया है। हमें ऐसा लगता है कोई लड़की अगर कुश्ती लड़ती है तो वो जो है सक्सेसफुल है, लेकिन अगर कोई लड़की अचार घर में बनाती है और वो अच्छा बनाती है तो वो जो है उसका कोई योगदान नहीं है, उसमें कुछ खास नहीं है। ये चीज जो हमने एक धारणा बना ली, हमने सक्सेस को मैस्कुलिन जो बना लिया है, ये कहीं ना कहीं गलत है। शक्ति तत्व के साथ जुड़ा है करुणा, शक्ति तत्व के साथ जुड़ा है मैत्री, शक्ति तत्व के साथ जुड़ा है सौंदर्य। जिस दिन स्त्रियों ने अपने अंदर पुरुष तत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, उस दिन शक्ति तत्व का संपूर्ण ब्रह्मांड में नाश हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि जब आवश्यकता पड़े तो औरत तलवार उठाए, परंतु केवल तलवार उठाकर शक्ति तत्व का नाश ना करे। उसी प्रकार से जो पुरुष हैं उनमें भी स्त्री तत्व है। सौंदर्य, चित्रकला, कविताएं, लेखन, ये सब जो वो करते हैं वो स्त्री तत्व के कारण ही कर पाते हैं। परंतु अगर केवल वो स्त्री तत्व को बढ़ा लेंगे तो असमानता इस समाज में आ जाएगी और कहीं ना कहीं उनका पुंसत्व जो है वो खंडित हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पुरुषों की तरह बनकर सक्सेस हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने में परिपूर्ण हैं, आप अपने में पूरी हैं, आप अपने में सुंदर हैं। आप जैसी हैं वैसी ही अच्छी हैं, पुरुष जैसे हैं वे वैसे ही अच्छे हैं। दोनों मिलकर के जो है इस संसार को चलाते हैं, इस संसार का पालन होता है आप दोनों की बराबरी से, आप दोनों की इक्वालिटी का मेरा मतलब यहाँ कंपटीशन वाला इक्वालिटी नहीं है। आजकल एक बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि औरत की शक्ति केवल उसके फाइनेंसेस से जज की जाती है। अगर एक औरत घर में कमा रही है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मुझे याद है मुझे मेरे नाना नानी ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे नाना कमाते थे, आर्मी में थे,
मेरी नानी नहीं कमाती थी, लेकिन घर में बटन लगाना यूनिफॉर्म के ऊपर और हमें समय पे खाना देना और चांद के बारे में बताना कि चांद मेरा मामा है तो सूरज मेरा चाचा है और ये छोटे छोटे फूल पौधों को तोड़ो मत, ऐसा ज्ञान मुझे मेरी नानी ने दिया। नानी के बिना जीवित रहना मेरे लिए असंभव था जब तक कि वो कमाती नहीं थी। वैल्यू जो है वो आपके कमाने से निर्धारित नहीं होती, आपका रोल क्या है इससे निर्धारित होती है। वो चांद आज भी मेरे साथ रह गया जिसने मुझे ये सिखाया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो वो हमसे इंटर कनेक्टेड है। किसी भी जीव का नाश करेंगे तो हम पे कभी ना कभी जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि आज जो ग्लेशियर्स का नाश हो रहा है तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। ये ज्ञान अगर बच्चों को छुटपन से दिया जाए कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन दिस कॉस्मोस, they will definitely not destroy a life. આ કાર્યક્રમની અંદર તમામ સુરતની એ મહિલાઓ, દીકરીઓ કે જેને ભારતનું, ગુજરાતનું અને સુરતનું નામ રોશન કર્યું છે, તેમને સ્ટેજ પર સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.